जय हिंद दोस्तों। हम एनसीईआरटी कर रहे थे, आधुनिक विश्व एक चैप्टर 3 कर रहे हैं हम सोशल साइंस का। हमने आधुनिक विश्व से एक से रिलेटेड पूरा चैप्टर कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में। आज हम उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, अगर आप एनआईएस 2026 दे रहे हैं 10th का एग्जाम, तो सभी क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाएंगे। अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से आपके कई क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है, ने मानववाद की सृजनात्मक क्षमता पर अपने विचार व्यक्त किए। ठीक है, तो किसने सृजनात्मक क्षमता पर अपने विचार व्यक्त किए? पुनर्जागरण के विद्वान। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे आप? पुनर्जागरण के विद्वान ने मानव की सृजनात्मक क्षमता पर अपने विचार व्यक्त किए। सेकंड आपका है इग्नेशियस लॉयस ने किसकी स्थापना की? सोसाइटी ऑफ जीसस की। ठीक है, तो ये आंसर होगा सोसाइटी ऑफ जीसस, मतलब इग्नेशियस लॉयस ने सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की थी। सेकंड क्वेश्चन है सामंतवाद की परिभाषा दें तथा इसके कम से कम 2 लक्षण बताएं। देखिए सामंत कौन थे? जिनके पास पूंजी होती थी सामंत बोले जाते। तो सामंतवाद क्या था? एक प्रणाली थी जिसमें लोगों को उनके श्रम के बदले लॉर्ड के द्वारा भूमि और संरक्षण दिया जाता था। इसके 2 लक्षण थे। ठीक है, इसके 2 लक्षण थे। कामकार अपने, एक मिनट, देखिए कामकार अपने लॉर्ड के लिए कार्य करते थे और युद्ध लड़ते थे। ठीक है, सेकंड क्या था? राजा सबसे अधिक शक्तिशाली सामंती प्रमुख था। तो ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, सामंतवाद की परिभाषा समझ में आई। ठीक है, 2 लक्षण इसके लिख सकते हैं। ठीक है, सामंतवाद एक प्रणाली है जिसमें लोगों को उनके श्रम के बदले लॉर्ड के द्वारा भूमि तथा संरक्षण दिया जाता था। इसके 2 लक्षण प्रमुख हैं। कामकार अपने लॉर्ड के लिए कार्य करते थे, युद्ध लड़ते थे। सेकंड, राजा सबसे अधिक शक्तिशाली सामंती प्रमुख था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका, पुनर्जागरण के मुख्य विचार क्या थे? तो पुनर्जागरण के मुख्य विचार थे मानवतावाद, बुद्धिवाद, ठीक है जी, और जांच की भावना। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है मार्टिन लूथर की 2 शिक्षाएं बताइए जिसमें चर्च में सुधार प्रभावित हुए। आपको थर्ड क्वेश्चन समझ में आया? पुनर्जागरण। ठीक है, पुरानी जो प्रथाएं थी वो समाप्त होने वाली थी। ठीक है, हम साइंस की तरफ बढ़ रहे थे, वो पुनर्जागरण था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? मानवतावाद, बुद्धिवाद और जांच की भावना का क्या हुआ? जांच की भावना का मतलब समझ में आया क्या ना? प्रयोग पर बल दिया गया। तर्क, मतलब साइंस की तरफ बढ़ा गया कि तर्क, कोई भी चीज अगर हो रही है तो उसके पीछे तर्क क्या है, तो वो जांच की भावना है। ठीक है, जांच की भावना विकसित हुई। ऐसा ही नहीं कि कोई अंधविश्वास को खत्म करके जांच की भावना, मतलब हम एक्सपेरिमेंट पे बल देने लगे, तर्क वितर्क करने लगे। तो वो पुनर्जागरण के मुख्य विचार समझ में आए, मानवतावाद, बुद्धिवाद, जांच की भावना। ये लिख सकते हैं आप। मार्टिन लूथर की 2 शिक्षाएं बताइए जिसमें चर्च में सुधार प्रभावित हुए। तो मार्टिन लूथर जी ने ईसा मसीह पर विश्वास के माध्यम से मुक्ति के लिए वकालत की, ना कि चर्च के अंधे विश्वास पर। मतलब उन्होंने मार्टिन लूथर जी ने क्या बोला कि आप बाइबल पे चलकर ग्रंथ के सहारे या यीशु मसीह पर विश्वास करके आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, मतलब मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ना कि अंधे चर्च के अंधे विश्वास पर। तो अंधविश्वास को खत्म करके, मतलब उन्होंने अगर बोला कि अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो एक माध्यम क्या है? यीशु मसीह एक माध्यम है जिसके हिसाब से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ना कि चर्च के अंधे विश्वास है ना। तो यहाँ पे ये मार्टिन लूथर जी ने ऐसा बोला था। तो मार्टिन लूथर जी की 2 शिक्षाएं थी। पहली शिक्षा आप ये लिख सकते हैं। सेकंड शिक्षा थी बाइबल धार्मिक आधार का एकमात्र स्रोत था। मतलब बाइबल धार्मिक आधार का एकमात्र स्रोत का मतलब क्या है कि ईसाई धर्म में धार्मिक नियमों, सिद्धांतों और नैतिक शिक्षाओं का मुख्य और सर्वोच्च आधार क्या है? बाइबल को माना जाता है। तो ईसाई धर्म में धार्मिक नियमों, सिद्धांतों, नैतिक शिक्षाओं का मुख्य और सर्वोच्च आधार किसको माना गया है? बाइबल को माना गया। तो बाइबल धार्मिक आधार का एकमात्र स्रोत है। 2 शिक्षाएं समझ में आ गई, लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सही उत्तर का चयन करें। किसने भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज की? तो वास्को डी गामा। आई थिंक सबको क्लियर होगा ये। ठीक है, सेकंड क्या है? इनमें से क्या खोज की यात्राओं का परिणाम नहीं था? ठीक है, देखिए जब खोज हुई, ठीक है, जैसे कि यात्राएं की गई, जैसे एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशों की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये परिणाम था, उपनिवेशों की स्थापना हुई। यूरोपीय वाणिज्य का विस्तार हुआ। ठीक है, यूरोपीय वाणिज्य का विस्तार हुआ। ठीक है, गुलाम व्यापार की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, जब खोजें हुई तो गुलाम व्यापार की भी शुरुआत हुई थी। लेकिन देखिए लोगों को खरीद के काम पे लगाया जाता था, तो गुलाम व्यापार की शुरुआत हो गई थी। लेकिन जो आपका थर्ड ऑप्शन है ना, उपनिवेशों की समृद्धि में वृद्धि तो नहीं हुई। ठीक है, तो ये लगाएंगे आप कि खोज की यात्राओं का परिणाम क्या नहीं था? उपनिवेशों की समृद्धि में वृद्धि। ठीक है, लगा लेंगे, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण के कम से कम 2 योगदान बताइए। तो देखिए विज्ञान के क्षेत्र में बोला तर्क वितर्क करने लगे, हम साइंस की तरफ बढ़ने लगे, तो विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण के कम से कम 2 योगदान क्या हैं? कारण पर अंधविश्वास के मुकाबले अधिक बल, मतलब अंधविश्वास को खत्म कर दिया गया, खत्म करने की कोशिश की गई, उसके बाद क्या हुआ? कारण मतलब तर्क वितर्क शुरू हो गया, तो कारण पर अंधविश्वास के मुकाबले अधिक बल दिया गया। किस चीज पर बल दिया गया? कि कुछ हो रहा है तो उसका कारण क्या है, ठीक है, किसी भी चीज का होने का कारण क्या है। साइंस की तरफ हम बढ़ने लगे, अंधविश्वास के मुकाबले किस पे बल होने लगा? कारण पर, तर्क वितर्क पर अधिक बल दिया जाने लगा। सेकंड क्या है? 1 मिनट, ठीक है, देखिए सेकंड यहाँ पे पुनर्जागरण के कम से कम 2 योगदान बताए। तो पहला तो आप लिख सकते हैं कारण पर अंधविश्वास के मुकाबले अधिक बल। सेकंड लिख सकते हैं वैज्ञानिक जांच, अवलोकन और प्रयोग पर आधारित है। वैज्ञानिक जांच किस पर आधारित थी? अवलोकन पर, ठीक है, अवलोकन करेंगे आप, फिर प्रयोग पर आधारित है। तो विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण के 2 योगदान समझ में आए, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका, कम से कम 3 आविष्कार बताइए जिसने नए समुद्री मार्ग को खोजने में यूरोपियों की मदद की। तो 3 कौन कौन सी खोजें थी? कंपास की खोज थी, एस्ट्रोवॉल की खोज थी और नक्शा, ठीक है, नक्शा बनाने की कला। तो यहाँ 3 आविष्कार लिख सकते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन को पहचाने। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या थे? देखिए समाज असमान बन गया, ठीक है, समान नहीं रहा, असमान बन गया, और इसने लोगों को 2 समूहों में विभाजित कर दिया। तो औद्योगिक क्रांति के कारण क्या है? समाज एक समान नहीं रहा, 2 समूहों में बट गया। पहला कौन सा था? पूंजीवादी लोग आ गए, ठीक है, औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक मतलब विकास हुआ, तो उसमें एक पूंजीवादी उभर के आए। दूसरे आपके पूंजीपति वर्ग, मतलब सॉरी पूंजीवादी या पूंजीपति वर्ग, बात एक ही है, पूंजीवादी लोग या पूंजीपति का उनका वर्ग हो गया, कई लोगों का मिलकर वर्ग बनाते हैं, राइट। तो पूंजीवादी या पूंजी वर्ग लिख सकते हैं आप। और कार्यकर्ता, कार्य करने वाले लोग, जिसमें सभी लोग आ जाते हैं, सर्वहारा वर्ग, जो सभी प्रकार के कार्यकर्ता आ गए, पूंजीवादी और कार्यकर्ता आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब औद्योगिक क्रांति के कारण 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या आए? एक पूंजीवादी वर्ग बन गया, दूसरा सर्वहारा वर्ग बन गया। तो 2 वर्ग उभर के आए थे सामने, ठीक है, लिख सकते हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सही जवाब चुने, ठीक है। अमेरिका को कितने उपनिवेशों में विभाजित किया गया था? तो अमेरिका को 13 उपनिवेशों में विभाजित किया गया था, ठीक है। फ्रांस के तीसरे स्टेट में शामिल किया गया था। तो फ्रांस के तीसरे स्टेट में शामिल कौन से लोग थे? आपके आम लोग थे, ठीक है। फ्रांस के तीसरे स्टेट में आम लोगों को शामिल किया गया था, ठीक है। जर्मन एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? जर्मन एकीकरण का नेतृत्व आपका बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, इसको टिक लगाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत थी, ठीक है। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति विश्व के लिए प्रेरणा का एक स्रोत थी। 30 शब्दों में सिद्ध कीजिए। तो देखिए गौरवपूर्ण क्रांति, इसका आंसर यहाँ पे है दोस्तों। गौरवपूर्ण क्रांति दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। इसने यह साबित कर दिया क्योंकि संसद जेम्स द्वितीय के निरंकुश शासन के बदलने में सक्षम हुई बिना खून बहाए, ठीक है। जेम्स द्वितीय थे, उनका निरंकुश शासन बदल दिया था बिना खून बहाए, ठीक है, कोई खून खराबा नहीं हुआ, उनका निरंकुश सत्ता पलट कर दी गई थी। इसने सरकार को संवैधानिक रूप दिया, ठीक है। तो गौरवपूर्ण क्रांति 1688 की क्रांति विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत क्यों थी? क्योंकि इसने बिना खून खराबा किए, मतलब कोई खून खराबा नहीं हुआ, ऐसे ही सत्ता पलट हो गई, ठीक है। जेम्स द्वितीय के निरंकुश शासन पद को पलट दिया गया। तो गौरवपूर्ण क्रांति प्रेरणा का एक स्रोत थी। इसने यह साबित कर दिया जो संसद थी जेम्स द्वितीय के निरंकुश शासन को बदलने में सक्षम हुई बिना खून बहाए। इसने सरकार को एक संवैधानिक रूप दिया, ठीक है। यहां से ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा, ठीक है। आजादी के अमेरिकी युद्ध और फ्रांसीसी क्रांति के बीच कम से कम 2 समानताएं लिखिए। तो देखिए दोनों क्रांतियों में नागरिकों के अधिकारों पर जोर दिया और शोषण के खिलाफ बात की गई। तो दोनों समानताएं क्या हैं? दोनों क्रांतियों ने नागरिकों के अधिकारों पर जोर दिया और शोषण के खिलाफ बात की गई थी, ठीक है। 2 समानताएं लिख देंगे, ठीक है। 4th क्वेश्चन है, रूसी क्रांति समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित थी। जो रूसी क्रांति थी वो समाजवाद की भावना से, विचारधारा से प्रेरित थी। संक्षेप में व्याख्या करें। तो देखिए, तो रूसी क्रांति
देखिए हम थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, आजादी के अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति के बीच कम से कम 2 समानता लिखी। तो पहली समानता हमने देख ली, दोनों क्रांतियों ने नागरिकों के अधिकारों पर जोर दिया, शोषण के खिलाफ बात की। ठीक है, दूसरा आप पॉइंट लिखेंगे, दोनों ने दुनिया भर में राष्ट्रवाद की भावना को लोकप्रिय बनाया। तो दोनों क्रांतियों ने दुनिया भर में राष्ट्रवाद की भावना को लोकप्रिय बनाया। अब जो हम फोर्थ क्वेश्चन अभी देख रहे थे, ठीक है, रूसी क्रांति समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित थी, इसका हम नेक्स्ट आंसर देखेंगे अभी। ठीक है, देखिए तो रूसी क्रांति समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित थी, संक्षेप में व्याख्या करी। तो देखिए समानता, स्वतंत्रता, भाषण और लोकतंत्र के विचार और मार्क्स के लेखन के साथ साथ फ्रांसीसी क्रांति और पुनर्जागरण ने समाजवाद के विचार को मजबूत बनाने में मदद की। समाजवाद के विचार को मजबूत बनाने में मदद की। इसने एक समान समाज को जन्म देने और राज्य के हाथ में उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के नियंत्रण की वकालत की। ठीक है, इससे लोगों को प्रभावित किया और विशेष रूप से श्रमिकों को और रूसी क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तो रूसी क्रांति समाजवादी भावना से प्रेरित थी, क्यों? क्योंकि इसमें क्या था, इसने एक समाज समान को जन्म देना, मतलब इक्वलिटी बोल सकते हैं, और राज्य के हाथ में उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के नियंत्रण की वकालत की। ठीक है, इसने लोगों को प्रभावित किया, विशेष रूप से किसने? श्रमिकों को। और रूसी क्रांति के लिए एक मार्ग प्रशस्त हो गया। ठीक है, यहाँ से एक रूसी क्रांति स्टार्ट हो जाती है, एक मार्ग यहाँ से बन जाता है रूसी क्रांति के लिए। ठीक है, आया समझ में? समानता, स्वतंत्रता, भाषण और लोकतंत्र के विचार और मार्क्स के लेखन के साथ साथ फ्रांसीसी क्रांति और पुनर्जागरण ने समाजवाद के विचार को मजबूत बनाने में मदद की। तो समाजवाद की बात हो रही है, तो समाजवाद को मजबूत कैसे बना, समझ में आया? ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति और पुनर्जागरण ने समाजवाद के विचार को मजबूत बनाने में मदद की। ठीक है, लिख लेंगे। ठीक है, एक दो देखिए इस क्वेश्चन को खुद भी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तभी आप आ जाके वहां पे लिख पाएंगे, सिर्फ पढ़ने से हाँ याद नहीं रहेगा दोस्तों। अच्छे से लिखिए एक दो बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां से आपके मेन क्वेश्चन आ जाते हैं। 8 क्वेश्चन है जो कि काफी अच्छे खासे मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं ना, जो भी एग्जाम में करने के लिए आएंगे तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1, शहरों की वृद्धि और व्यापार के उद्भव ने सामंती प्रथा का किस प्रकार पतन किया? शहरों की वृद्धि और व्यापार के उद्भव ने सामंती प्रथा का किस प्रकार पतन किया? मतलब सामंतवाद जो हम पढ़ रहे थे वो खत्म हो गया। ठीक है, शहरों की वृद्धि हुई, व्यापार का मतलब व्यापार बढ़ा, व्यापार आया निकल के। ठीक है, मतलब व्यापार होने लगा, तो सामंती प्रथा खत्म हो गई। किस प्रकार उसका पतन किया वो हम देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, क्या आप सोचते हैं कि पुनर्जागरण सोच ने अस्तित्व और विचारों के पुराने तरीकों को प्रभावित किया? लगभग 100 शब्दों में लिखिए। मतलब पुनर्जागरण की सोच क्या थी? मतलब तर्क वितर्क पर बल दिया जा रहा था, ना कि ये जादू टोना बोलते हैं इसको, क्या, अंधविश्वास। ठीक है, वो सोच ने अस्तित्व और विचारों के पुराने तरीकों को प्रभावित किया, मतलब अंधविश्वास को खत्म किया, प्रभावित किया। इस क्या पुनर्जागरण ने ऐसा किया? 100 शब्दों में लिखना है आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, धर्म सुधार ने किस प्रकार यूरोप और दुनिया पर प्रभावित किया? धर्म सुधार ने किस प्रकार से यूरोप को और दुनिया को प्रभावित किया? देखिए क्वेश्चन अगर अच्छे समझ में आएगा, अगर आंसर आपको मान लीजिए कि नहीं भी पता है, अगर क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया, एटलीस्ट कुछ तो लिख देंगे, चैप्टर पढ़ा है तो। ठीक है जी, देखिए तो चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। लास्ट वीडियो में चैप्टर पढ़ाया था तो वो जरूर देख लीजिएगा। देखिए नई भूमि की खोजों ने कैसे आधुनिक दुनिया की अर्थव्यवस्था और समाज को बदला है? नई भूमि की खोजें हुई, मतलब यात्राएं होने लगी। जैसे आपने देखा होगा कि भारत की खोज हो गई। ऐसा नहीं है भारत पहले नहीं था, भारत तो शुरू से ही था, है ना। लेकिन जैसे अमेरिका, उनको नहीं पता था भाई, है ना, बाकी दुनिया के लोगों को नहीं पता था कि वो भारत आ गए, उनको लगा हमने भारत खोज लिया। तो नई भूमि की खोजों ने कैसे आधुनिक दुनिया की अर्थव्यवस्था को और समाज को बदला। ठीक है, अमेरिका की खोज हो गई, मतलब इंग्लैंड वालों को अमेरिका मिल गया तो अमेरिका की खोज हो गई, है ना। तो ऐसे है, तो नई भूमि की खोज ने कैसे आधुनिक दुनिया की अर्थव्यवस्था और समाज को बदला है। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में दिए गए मुख्य विचारों को लिखें। तो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में कौन से मुख्य विचार थे उनको लिखना है आपको। छठा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों ने विश्व पर प्रभाव डाला? फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों ने विश्व पर प्रभाव डाला, ये लिखना है आपको। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, जर्मन और इताली नेताओं द्वारा इस्तेमाल की गई एकीकरण की नीतियों पर चर्चा करें। 8वां क्वेश्चन, औद्योगिक श्रमिकों की उस स्थिति का वर्णन करें जिसने क्रांति को प्रभावित किया। तो औद्योगिक श्रमिक जो थे, श्रमिक थे, उसकी उस स्थिति का वर्णन करें
उस स्थिति का वर्णन करें जिसने क्रांति को प्रभावित किया। ठीक है, क्वेश्चन सभी समझ में आ गया आई थिंक आपको। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आए। अब हम ये सभी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जानकारी आपको समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, उसे शेयर कर दें जो एनआईसी का एग्जाम दे रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।